और आगे तब तक जो है ना मैं तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, वो टाइम हमारे पास जरा काफी होगा। तो मैं जी सर। डेफिनेशन की तरफ ठीक। चलता हूँ दोबारा, वो मोमेंट इनर्शिया की तरफ। जब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी मोमेंट इनर्शिया की, तब याद होगा तब एक्सिस का ये नहीं बताया था कि एक्सिस जो है वो पॉइंट उसमें से ही पास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तब एक जनरल सी डेफिनेशन हम यस। लोगों ने पढ़ी थी, ये वाली यहाँ पे कहाँ भी होगा, ये कहाँ गया। वैसे तो डेफिनेशन ये मोमेंट इनर्शिया की, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस इन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, जब लीनियर एक्सेलरेशन कोई बॉडी, किसी बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस केस में बॉडी जो है ना अपोज करती है उस लीनियर एक्सेलरेशन के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हो सीधी लाइन में मूव करने के लिए, तो वो बॉडी जो है ना अपने उसका जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा वो आपको जो है ना अपोज करेगी, यानी कि आपको उतनी ज़्यादा जो है ना फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि बॉडी का एक तो मास ज़्यादा है, दूसरा जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो बॉडी की और ज़मीन की कहने के वो जो है ना वो आ रही होती है, जिसकी वजह से आपको जो है ना वो बॉडी के मास और रेजिस्टेंस को माइंड में रखते हुए जो है ना वो आपको जो है वो फोर्स जो है ना उस हिसाब से कम या ज़्यादा जो लगानी पड़ती है। तो किसी रिजिड बॉडी यस को सीधी लाइन में मूव करते हुए आपको जितनी ज़्यादा वो बॉडी जो है रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड करती है, जाहिर बात है अगर कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगी तो आपको कुछ कुछ कोई फोर्स भी नहीं लगानी पड़ेगी, और बॉडी जो है ना ऐसी जो है ना कोई फोर्स लगाए बगैर ही मूव कर देगी, ऐसा तो होता नहीं है। हर बॉडी जो है ना अपने मास या रेजिस्टेंस के लिहाज से जो है ना वो डिफरेंट जो है ना अपोजिशन जो है वो प्रोवाइड करती है जब भी आप उसको मूव करने की कोशिश करते हो या मूव कर रहे होते हो या उसकी मूवमेंट को तेज या कम कर रहे होते हो। ठीक है, तो अगर सीधी लाइन में ऐसा कर जी रहे होते सर। हो तो उस केस में जो आपको अपोजिशन मिलती है, रेजिस्टेंस मिलती है, उसको जो है वो सिंपली इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, या सिंपल और अगर आप जो है उस रिजिड बॉडी को सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो, या अगर वो मूव कर रही है तो उसको और ज़्यादा स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हो या उसको उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहे हो, हर केस में जो है ना आपको कुछ ना कुछ बॉडी जो है ना रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड करती है। तो उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना या उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा होना, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर सीधे लाइन में हो रहा है तो वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, अगर रोटेशनल मोशन में हो रहा है तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो जब आप किसी रिजिड बॉडी को एंगुलर मोशन के दौरान जो है एक्सलेट करने की कोशिश कर रहे होते हो, तब जो बॉडी आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है उसको रोटेशनल इनर्शिया या मूवमेंट इनर्शिया कहते हैं। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये था आई जी इज सर। इक्वल टू एम आर स्केयर। ठीक है, और यहाँ पे बताया हुआ है वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द रिजिड बॉडी फ्रॉम द लाइन अबाउट विच इट इज रोटेटिंग, कि जिस लाइन के अबाउट जो है ना वो बॉडी रोटेट कर रही है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, अब ये जो लाइन है वो हो सकता है ये बाहर कहीं हो, इस तरह ये वाली लाइन, और ये वाली बॉडी जो है वो इस लाइन के अबाउट जो है रोटेट कर रही हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वाली लाइन जो है ना उस बॉडी के किसी एक पॉइंट में से ही पास कर रही हो, इस तरह ये वाली लाइन। और जो ये जो बॉडी है इस लाइन के अबाउट जो है जो कि उस बॉडी में से पास करती है उसके अबाउट रोटेट कर रही हो। तो जरूरी नहीं है कि वो जो लाइन जो है जिसके अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है उस लाइन में उस रिजिड बॉडी में से पास कर रही हो, उसके आउटसाइड भी हो सकती है वो लाइन। और उसकी अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में जो है यूनिवर्सिटी में एग्जाम्पल्स भी बताई थी कि एक्सिस जो है वो रिजिड बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, रिजिड बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है। अगर आपका एक्सिस जो है रिजिड बॉडी के इनसाइड है और बिल्कुल रिजिड बॉडी के जो है ना कह लें कि सेंटर वाले पॉइंट में से पास सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है, तो या सेंटर में से पास कर रहा है, तो उस केस में जो आपका रोटेशनल मोशन होती है उसको हम जो है वो स्पिन मोशन कहते हैं, अगर आपको याद हो। ठीक है, रोटेशनल मोशन की आगे यस कुछ सर। पर्टिकुलर टाइप्स हैं, वो पर्टिकुलर टाइप्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपका एक्सिस कहाँ पे है। अगर आपकी ये रिजिड बॉडी है, अगर आपकी रिजिड बॉडी का ये सेंटर है और आपका एक्सिस जो है बिल्कुल इस रिजिड बॉडी के सेंटर में से पास कर रहा है, और फिर आपकी रिजिड बॉडी जो है रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये जो रोटेशनल मोशन हो रही है इसको स्पिन मोशन कहेंगे, जैसे कि आपकी लट्टू की मोशन होती है। ठीक है, उसके अलावा सेंटर के अलावा अगर किसी और पॉइंट अच्छा। में से पास कर रहा है एक्सिस, वो तो फिर कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो बहुत सारे एक्सिस हो सकते हैं, तब हर किसी एक्सिस के अबाउट जो है तब हर किस जो है ना वो अलग अलग नाम नहीं रख सकते, तब आपके जो है ना बहुत से नाम हो जाएंगे। तो सिर्फ स्पेशल केस में नाम रखा है जब आपका एक्सिस जो है वो सेंटर में से पास कर रहा हो, तब भी वो रोटेशनल मोशन ही होगी। लेकिन क्योंकि एक्सिस आपका किसी स्पेशल पॉइंट में से पास कर रहा है, सेंटर में से पास कर रहा है, इसलिए उस मोशन को हम जो है स्पिन मोशन कहेंगे, होगी वो रोटेशनल मोशन ही। उसके अलावा अगर आपका एक्सिस जो है वो जैसे सर पंखा मूव करता है वो भी स्पिन मोशन में ही है ना? वो क्योंकि पंखा। एक्सिस आपका बिल्कुल सेंटर में से पास कर रहा है फैन के केस में भी, तो उस केस में भी आपकी रोटेशन मोशन है वो क्या होगी, स्पिन मोशन होगी। ठीक है,
उसके अलावा सेंटर के Yes. अलावा अगर किसी और पॉइंट में से पास करता हुआ आपकी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, तब वो जस्ट उसको आप इन जनरल रोटेशनल मोशन ही कहेंगे, तब उसका स्पेसिफिक नाम नहीं रखा, क्योंकि तब जो है ना बहुत सारे इनफिनिट केसेस बन जाएंगे, तब किस किस का नाम रखोगे, तो हर किसी का नाम तब नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो क्योंकि Yes. सेंटर जो है एक स्पेशल पॉइंट है, सेंटर के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे वो स्पेशल पॉइंट नहीं होते, हर किसी का अपना अपना नाम नहीं होता, इसीलिए उनमें से अगर कोई एक्सिस पास कर रहा है तो उसके बाद जो रोटेशनल मोशन होगी उसको रोटेशनल मोशन ही कहेंगे, उसका कोई स्पेसिफिक नाम जो है वो नहीं रखते। उसके बाद नेक्स्ट ये था कि अगर आपका एक्सिस जो है वो सेंटर वाले पॉइंट के अलावा बाहर किसी लाइन में से पास कर रहा हो, फॉर एग्जांपल ये वाला आपका एक्सिस जो है वो रिजिड बॉडी के आउटसाइड है, तो इस रिजिड बॉडी तो तब ये रिजिड बॉडी जो है अगर इस एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट करेगी, तब इस केस में जो है वो ये रोटेशनल मोशन को हम कहेंगे कि वो क्या है, ऑर्बिटल मोशन है। जैसे आपकी अर्थ की मोशन सन के अबाउट जो है वो क्या है, अगर उसी केस को देखेंगे कि Orbital motion. वो ऑर्बिटल मोशन है, वो भी रोटेशन ही हो रही है, रोटेशन ही है, जनरल नाम रोटेशन Yes. ही है, लेकिन क्योंकि किसी स्पेसिफिक एक्सिस या खास एक्सिस, यानी कि इस एक्सिस में क्या खास बात पाई जा रही है कि वो रिजिड बॉडी के आउटसाइड है, तो जब एक्सिस रिजिड बॉडी के आउटसाइड है तो वो रोटेशनल मोशन तो हो रही है, लेकिन उस रोटेशनल मोशन को हम नाम देंगे कि वो क्या है, ऑर्बिटल मोशन है, ठीक है। तो जब आप कहीं भी ऑर्बिटल मोशन लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आपको ये समझने की या बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका एक्सिस जो है वो रिजिड बॉडी के आउटसाइड लाई कर रहा है और फिर आपकी रिजिड बॉडी जो एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रही है। जस्ट ऑर्बिटल मोशन का वर्ड पढ़ते ही आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जो है ना ये कंसेप्ट आ जाएगा कि ये जो रोटेशनल मोशन हो रही है, इस रोटेशनल मोशन के केस में हमारा एक्सिस जो है वो रिजिड बॉडी के आउटसाइड है और उस आउटसाइड वाले एक्सिस के अबाउट जो है हमारी रिजिड बॉडी जो है रोटेट कर रही है। इसी तरह कहीं स्पिन मोशन का वर्ड आएगा, तब फिर क्वेश्चन लिखने वाले को, बताने वाले को जो है ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका एक्सिस जो है रिजिड बॉडी के सेंटर में से पास कर रहा है, वो स्पिन मोशन के केस में ऑटोमेटिकली वो पॉइंट जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो जब स्पेशल की Yes, कुछ sir. चीज इन्वॉल्व हो रही है तब स्पेशल नाम रख देते हैं, अदरवाइज जो है जनरल नाम को यूज करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि एक्सिस के आउटसाइड अगर मूवमेंट इनर्शिया फाउंड करना हो तब कैसे करेंगे। उस केस में हम जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। वो अलग बात है, हम लोगों ने ज्यादातर जो है वो एक्सिस के आउटसाइड नहीं बल्कि एक्सिस जो है रिजिड बॉडी के इनसाइड लेके ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फाइंड आउट किया है। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देखें, यहाँ पे आपको एक रॉड नजर आ रही है, ठीक है, और एक्सिस जो है जिसको जो कि वाई एक्सिस यहाँ पे लिया हुआ है, ये एक्सिस जो है उस रॉड के बिल्कुल जो है वो सेंटर में से पास कर रहा है, ठीक है। तो इस वाई एक्सिस के अबाउट जो है रॉड का मूवमेंट इनर्शिया क्या निकला हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ है वाई एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मूवमेंट इनर्शिया क्या है, MSK. एम ए स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर सी का लिखा है, मतलब ये है कि बिल्कुल जो है ना एक्सिस जो है वो रॉड के सेंटर में से पास कर रहा है, ठीक है, या सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है, रॉड का सेंटर ही रॉड का Yes, sir. सेंट्रॉइड है, ठीक है। यहाँ पे अब अगर आप कहें कि हम एक और एक्सिस ले लें, बिल्कुल मैं जो है वो एक और एक्सिस लेता हूँ, यहाँ पे उसका कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे ये वाला एक्सिस ले लेता हूँ, ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रा की है यहाँ पे। अब ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रा की है ये बिल्कुल जो है ना वो वाई एक्सिस के बिल्कुल एग्जैक्टली जो है मैंने पैरेलल ही ड्रा किया, अगर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ये है भी रॉड के Yes, sir. आउटसाइड है, अगर आप फिगर को देखें तो रॉड के आउटसाइड है, और दोनों के क्योंकि Yes, sir. पैरेलल हैं तो दोनों के दरमियान कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं ग्रीन लाइन से शो कर रहा हूँ, उसको नाम दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल लेट्स से डी का नाम दे दिया, ठीक है। अब वाई एक्सिस के अबाउट तो मैं ये मूवमेंट इनर्शिया पता है रॉड का ये वाला है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस ब्लू लाइन के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करो, इस ब्लू लाइन के अबाउट लाइन को क्या, इसको लेट्स से स्मॉल एल का नाम दे देते हैं इस ब्लू लाइन को, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि इस स्मॉल एल लाइन के अबाउट जो है वो रॉड का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट करें, ठीक है। ये लिखा हुआ है रॉड एल का, रॉड का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल एल, ठीक है। अब पैरेलल एक्सिस में क्या कहते हैं, किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आपने मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करना है किसी रिजिड बॉडी का, चाहे वो एक्सिस रॉड रिजिड बॉडी के इनसाइड हो या आउटसाइड हो, वो किसके इक्वल होगा, वो इज इक्वल टू होगा उसी रिजिड बॉडी का मूवमेंट इनर्शिया ऐसे एक्सिस के अबाउट जो उसी रिजिड बॉडी के सेंट्राइड में से पास कर रहा हो, ठीक है। तो आपकी फिगर को देखें Yes, sir. तो कौन सा ऐसा एक्सिस है जो रॉड के बिल्कुल सेंट्राइड में से पास कर रहा है, और याद रखें ये इस लाइन के पैरेलल भी होना चाहिए वो वाला एक्सिस, इसलिए उसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं ना, कि जो एक वक्त में Yes, जो sir. दो एक्सिस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वो पैरेलल होते हैं। एक एक्सिस जो है वो सेंट्राइड में से पास कर रहा होता है और एक एक्सिस वो वाला होता है जिसके बाद हम लोगों ने मूवमेंट इनर्शिया जो है इवैल्यूएट करना होता है, ठीक है। तो पैरेलल Yes, एक्सिस sir. थ्योरम क्या कहता है, जिसके बाद आपने मूवमेंट इनर्शिया इवैल्यूएट करना है उसका मूवमेंट इनर्शिया यहाँ पे आएगा और इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट आएगा उसी रिजिड बॉडी का जो कि सेंट्राइड में से पास कर रहा है, ठीक है। वो आपको पता है कौन सा है, कौन सा एक्सिस फिगर में देखिए सेंट्राइड में से पास कर रहा है, Y axis, sir. वाई एक्सिस।
ये जस्ट नाम लिखा है, अदरवाइज आपने याद रखना है यहाँ पे वाई, जरूरी नहीं कि वाई है, एक्स भी आ सकता है, नाम पे डिपेंड करता है। जी सर। यहाँ पे वो वाला मूवमेंट इनर्शिया आएगा जो कि रिजिड बॉडी के सेंट्राइड में से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। उसके बाद प्लस रॉड का मास हमने इन जनरल एम कंसिडर किया, तो यहाँ पे एम ही आ जाएगा। और दोनों एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, दोनों एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस डी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एम डी स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे आई ओ वाई वाई की जगह जो ये वाली वैल्यू थी, ये वाली फाइंड की है, ये पुट करो, ठीक है। और मास आपको पता है मास एम ही है, और डी जो है कोई ना कोई तो लाजमी होगा, जब भी आप इन पर्टिकुलर जो है वो दो एक्सिस लेंगे, आपको पता होगा कि 5 सेंटीमीटर फासला है या 10 सेंटीमीटर फासला जो भी है, तो वो डी की वैल्यू भी आप इन पर्टिकुलर जो है पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल बात हो रही है, तो इन दोनों की वैल्यू जब यहाँ पुट करें, सिंपलीफाई करें, तो जो भी आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये जो ब्लू लाइन में आप मैंने यहाँ पे ड्रा की थी स्मॉल एल, इस ब्लू लाइन के बाद जो है वो रॉड का मूवमेंट इनर्शिया जो मिल जाएगा आपको। अब इसी तरह क्योंकि सेंटर में से पास करने वाली लाइन के बाद आपको मूवमेंट इनर्शिया पता है, तो किसी भी और वाई एक्सिस के पैरेलल आप कोई भी लाइन आप ड्रा करेंगे यहाँ पे, वो चाहे इसके बाएं तरफ हो, चाहे वो इसके दाएं तरफ हो, या इसके पीछे हो, या इसके सामने की तरफ हो स्क्रीन के बाहर, तो उसके बाद आपका मूवमेंट इनर्शिया जो है वो इस पैरेलल एक्सिस को लगाते हुए आपको मिल जाएगा। और बिल फर्ज अगर आप कहते हैं कि एक्स एक्सिस भी तो सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है, हाँ तो एक्स एक्सिस भी सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है, तो उस केस में अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आप किसी और लाइन के बाद मूवमेंट इनर्शिया फाउंड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे लाइन ड्रा करता हूँ, ये वाली ग्रीन लाइन ड्रा करता हूँ, बल्कि मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा नजर आ जाए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये पिंक लाइन जो है वो ड्रा करता हूँ, पिंक लाइन ये जो है वो मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल ली है। अब ये तो अब ये भी रॉड के क्या है, आउटसाइड है, ठीक है। रॉड का आपके पास ये नजर आ रही होगी आपको, सिर्फ ये छोटी इस ये वाली रॉड यहाँ पे नजर आ रही होगी, बस ये जो इस बॉक्स के अंदर है। और ये जो पिंक एक्सिस ली है मैंने, ये वाला ये रॉड के आउटसाइड है। अगर एक एक्सिस के बाद आपने रॉड का मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करना है, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करोगे। इस लाइन को जो है लेट्स से एल प्राइम कह दो, तो इस एल प्राइम लाइन के बाद जो है वो रॉड का मूवमेंट इनर्शिया क्या होगा, वो इज इक्वल टू होगा इसी रेड एल प्राइम लाइन के पैरेलल जो लाइन जो है जो कि रॉड के या रिजिड बॉडी के सेंट्रॉइड में से पास कर रहेगी वो। अब आपने वाई एक्सिस नहीं लेना सेंट्रॉइड में से पास करने वाला, क्यों नहीं लेना, क्योंकि वाई एक्सिस एल प्राइम लाइन के पैरेलल नहीं है। पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, जिस भी लाइन के बोर्ड आपने मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करना है, यहाँ पे जो है ना उसी लाइन के पैरेलल एक लाइन का मूवमेंट इनर्शिया आएगा जो कि सेंट्रॉइड में से पास कर रही होगी, ठीक है। अब इस जी केस सर। में इस एल प्राइम जो लाइन है इसके पैरेलल सेंट्रॉइड में से जो लाइन पास कर रही है वो कौन सी लाइन है, वो एक्स एक्सिस है। यस सर। अब एक्स एक्सिस के बाद मूवमेंट इनर्शिया जो है यहाँ पे लिखोगे, तो अगेन वैसी प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इनके दरमियान लेट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो डी प्राइम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो डी प्राइम है, तो इस साथ आपके यहाँ पे सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, वो एम डी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, एम डी प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये लाइन एल प्राइम के बाउंड जो है वो रॉड का मूवमेंट इनर्शिया आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि पैरेलल एक्सिस को यूज करते हैं हम जो है ना, उसके अलावा भी जितने भी बाहर या इनसाइड एक्सिस हैं हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन बनती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। ज्यादा जरूरी क्या था, ज्यादा जरूरी ये फाइंड आउट करना था कि जो रिजिड बॉडीज आपको दी गई हैं, रॉड है या सर्कुलर लैमिना है या स्फेरिकल लैमिना है, स्फेरिकल रिजिड बॉडी है, उनके इन साइड में से जो पास कर रहे हैं स्पेशल टाइप के एक्सिस जो कि एज में से पास कर रहे हैं, सेंट्रॉइड में से पास कर रहे हैं, ज्यादा जरूरी ये है कि इनके बाद पहले मूवमेंट इनर्शिया जो है आप लोग फाइंड आउट करो क्वेश्चन करके। अगर इनके बाद आपने मूवमेंट इनर्शिया फाइंड आउट कर लिए, स्फीयर के केस में भी, सिलेंडर के केस में भी, रेक्टेंगुलर पैरेलल के केस में भी, तो जब इनके अलावा जब कोई और एक्सिस होंगे तो वो जो है ना जारी बात है सेंट्रॉइड में से पास करने वाली किसी ना किसी लाइन के पैरेलल ही होंगे, ठीक है। जी तो फिर सर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम जो है ना उन क्या कहते हैं कि उन बाद दूसरे जो एक्सिस जो कि इन्फिनिट में नहीं हो सकते हैं, सिर्फ दो तीन नहीं हो सकते हैं, रिजिड बॉडी के आउटसाइड इन्फिनिट में नहीं एक्सिस यस। होते हैं, तो किसी ना किसी सेंट्रॉइड में से पास करने वाली लाइन के अबाउट ही कोई ना सॉरी किसी ना किसी सेंट्रॉइड में से पास करने वाली लाइन के पैरेलल ही कोई ना कोई वो एक्सिस होंगे। तो भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम जो है ना वो इस वे को फॉलो करते हैं, हम जो है ना वो जो दूसरे एक्सिस जो बाहर हैं जो कि बहुत सारे हैं उनके अबाउट भी जो है ना मूवमेंट इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको अगर आपको सिचुएशन दी गई होगी कि आपका पैरेलल एक्सिस कितने डिस्टेंस पे पैरेलल है और जो भी आपको बताया गया होगा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। और दूसरा ये था कि जरूरी नहीं कि सेंट्रॉइड में से जो लाइन एक्सिस पास कर रहे हैं वो ये वाले तीन परपेंडिकुलर एक्सिस ही हो, फॉर एग्जांपल ये वाला एक्स एक्सिस ही हो या वाई एक्सिस ही हो या जी एक्सिस हो। सेंट्रॉइड में से पास करने वाली लाइन जो है और भी कोई लाइन हो सकती है। यहाँ पे अगर मैं जी एक्सिस को ड्रा कर दूं, अगर खत्म कर दूं, आप एक्स वाई प्लेन में देखें तो ये जो रेड लाइन मैंने ड्रा की है एक्स वाई प्लेन में ही देखें, ये जी एक्सिस नहीं है, एक्स वाई प्लेन में ही देखें। अब ये मैंने जो रेड लाइन ड्रा की है ये क्या एक्स वाई प्लेन में एक 45 के एंगल पे रेड लाइन ड्रा की है, ठीक है।
ये किसी और एंगल यस पे भी मैं ड्रा कर सकता हूँ। अब ये भी सेंट्राइड में से पास कर रही है, ठीक है। अब इसके पैरेलल जो है ना किसी और लाइन के बोर्ड मूवमेंट इनर्शिया जो फाउंड करना हो, तो अब इस रेड लाइन के बोर्ड पहले आपको पता होना चाहिए मूवमेंट इनर्शिया क्या है, ठीक है। पहले तो आपको एक्स एक्सिस के बोर्ड पता था तो आपने पैरेलल एक्सिस टर्म लगा दिया, वाई एक्सिस के बोर्ड मूवमेंट इनर्शिया यस पता था तो आपने उसके पैरेलल जो लाइन थी उसके पैरेलल एक्सिस टर्म लगा के उसके पैरेलल लाइन का मूवमेंट इनर्शिया फाउंड कर लिया। अब अगर कोई लाइन जो है वो राड के बाहर, ये जो रेड लाइन मैंने ड्रा की है ये बिल्कुल एक्स वाई प्लेन में ही है, इसके पैरेलल जो है कोई बाहर की तरफ कोई और लाइन हो, फॉर एग्जांपल जो स्क्रीन नजर आ रही है इसके पीछे की तरफ जो है कोई इसके रेड लाइन के पैरेलल एक लाइन हो, तो इसके बॉर्डर उस पीछे वाली लाइन के बॉर्डर अगर आपने मूवमेंट इनर्शिया निकालना है, फॉर एग्जांपल आई निकालना है जो कि पीछे वाली लाइन है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इज इक्वल टू होगा मूवमेंट इनर्शिया सेंट्राइड में से पास करने वाली लाइन के बॉर्डर, जिसके और सेंट्राइड में से लाइन कौन वाली पास कर रही है, ये वाली कर रही है जो कि पैरेलल है हमारी गिवन लाइन के, जिसके बॉर्डर मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। फिर दोबारा सुन लो, ये जो मैंने रेड लाइन ड्रा की है स्क्रीन पे, ये एक्स वाई प्लेन में है, बिल्कुल बिल्कुल पीछे की तरफ कह लें कि नेगेटिव जी एक्स की तरफ अगर आप जो है इसी के पैरेलल जो है ना रेड लाइन के पैरेलल एक और लाइन ले लें, तो वो जो रेड लाइन के पैरेलल एक और लाइन लेंगे, वो रेड लाइन वो लाइन जो है वो ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, बल्कि वो किसका है, इस रेड लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। अब अगर उस पीछे वाली यस रेड लाइन के बोर्ड अगर आपने मूवमेंट इनर्शिया लिखना है, उसको मैंने सिंपली आई का नाम दे दिया है। अगर लिखना है तो किसकी इक्वल होगा, जिस लाइन के बोर्ड ये वाला मूवमेंट इनर्शिया आप लिख रहे हो उसी लाइन के पैरेलल एक लाइन होनी चाहिए जो कि सेंट्राइड में से पास कर रही होगी, तो वो कौन सी होगी, वो ये रेड लाइन होगी जो मैंने यहाँ पे ड्रा की हुई है, ठीक है। तो उसका यस उस लाइन के बोर्ड यहाँ पे मैं रेड लिख देता हूँ, चलो आर लिख देता हूँ ताकि पता चल जाएगा, रेड लाइन के बोर्ड थोड़ा सा इरेज कर दूं यहाँ पे, यहाँ पे चलो यहाँ पे आएगा रेड लाइन के बोर्ड मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करना है जो कि सेंट्राइड में से पास कर रही है, प्लस मास इनटू स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब बात ये है कि ये तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अब ये तो हमें पता नहीं है। यहाँ पे तो एक्स एक्सिस के बोर्ड तो हमें पता था जब एक्स एक्सिस पहले आया था, पिछले जो एग्जाम्पल मैंने की है, वाई एक्सिस के बोर्ड भी हमें पता था जो कि सेंट्राइड में से पास कर रही थी, वो भी हमने यहाँ पुट कर दिया था जब भी आज के लेक्चर में शुरू में मैंने बताया है आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे जो रेड लाइन है यस इसके बोर्ड नहीं पता, तो इसके बोर्ड पता करने के लिए आगे हम लेक्चर में और भी टॉपिक्स पढ़े थे, जिनमें एक टॉपिक था कि किसी भी लाइन का रिजिड बॉडी का, सॉरी दोबारा रिपीट करता हूँ, कि किसी रिजिड बॉडी का किसी ऐसी लाइन के बोर्ड मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करना हो जिसके डायरेक्शन को साइंस आपको पता हो, तो उसका मूवमेंट इनर्शिया जो है आप इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड प्रोडक्ट इनर्शिया जो है आप लिख सकते हैं। तो अब ये जो रेड लाइन है जारी बात है इसके कोई ना कोई डायरेक्शन को साइंस होंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से लैम्डा म्यू एंड न्यू, ठीक है। हर लाइन के अपने अपने डायरेक्शन को साइंस होते हैं, तो जब भी कोई आपको एक लाइन रेड लाइन इस तरह की दी गई होगी जो सेंटर में से पास करिए, उसके कोई ना कोई डायरेक्शन को साइंस होंगे, तो आप कैसे लिखोगे इस रेड लाइन का मूवमेंट इनर्शिया, आप लिखोगे मूवमेंट इनर्शिया ऑफ रेड लाइन, वो किसके इक्वल होगा, वो इज इक्वल टू होगा पहले डायरेक्शन को साइन का स्क्वायर और आई ऑफ डबल एक्स, याद हो ये पिछले लेक्चर में भी ये यूज कर चुके हैं हम लोग, याद आया किसी को, पिछले 2 लेक्चर में भी यूज कर चुके हैं ये वाला आइडिया कि अगर किसी लाइन के डायरेक्शन को साइन पता हो तो उस लाइन का मूवमेंट इनर्शिया जो क्या होगा, वो होगा लैम्डा स्केयर आई ऑफ डबल एक्स प्लस म्यू स्केयर आई ऑफ डबल वाई प्लस न्यू स्केयर आई ऑफ डबल जी, उसके बाद प्लस 2 लैम्डा म्यू न्यू आई ऑफ एक्स वाई एंड सो ऑन। इस तरह का एक्सप्रेशन हम लोगों ने जो है वो पहले भी एक बार जो है पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे, तो वो क्या थी, मोमेंटल एलिप्सॉइड थी, ये वाला यहाँ पे देखो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी लाइन का मूवमेंट इनर्शिया जिसके डायरेक्शन को साइन जो हमें लैम्डा म्यू पता हो, तो उस लाइन का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो ये आता है। तो वहाँ पे जो मैंने रेड लाइन ड्रा की है, तो वहाँ पे ये जो है वो लिखा हुआ है आई आर इज इक्वल टू समथिंग, जो भी है ये उस रेड लाइन का जो है मूवमेंट इनर्शिया बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लैम्डा की वैल्यू भी पता होगी जो कि डायरेक्शन को साइन होंगे, आई ऑफ डबल एक्स जो है जैसे हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं राड का, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आई ऑफ डबल वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, डबल जी की भी प्रोडक्ट इनर्शिया भी वैल्यू पुट कर देंगे, सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो आपको इस एक्सप्रेशन को यूज करते हो, जो रेड लाइन मैंने आपको ड्रा की थी 45 के एंगल पे, ये भी रॉड के केस में वो जो 45 के एंगल पे जो रेड लाइन आ रही है आपको जो है उसका मूवमेंट इनर्शिया जो है वो मिल जाएगा। वो मूवमेंट इनर्शिया जो है वो आप क्या कर सकते हो, आप यूज करके, तो आपको जो रॉड गिवन दी गई है ये यहाँ पे
वो वाला एक्सप्रेशन जो है आप लोग जो है यहाँ पे सारे का सारा जो है लिख के यूज करके, तो यहाँ से आपको जो है ना इस रॉड का मूवमेंट इनर्शिया जो है रेड लाइन के बाद जो मिल जाएगा, वो वैल्यू यहाँ पुट करोगे। उसके बाद मास इंटू डी स्क्वायर पुट करोगे तो आपको जो है ना इसी के बिल्कुल जो है ना रेड लाइन की बिल्कुल पीछे की तरफ जो पैरेलल लाइन होगी उसके बाद भी मूवमेंट इनर्शिया मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये जी है सर। कि अगर आप ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिनमें हम ज़्यादातर जो है वो एक्स एक्स वाई एक्स या जी एक्स की बॉडी मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करते हैं, और ये जो वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी लाइन के बाउंड जो है ना वो जिसके डायरेक्शन में पता हो, उस किसी भी लाइन के बाउंड भी हम जो है रॉड का किसी रिजिड बॉडी का मूवमेंट इनर्शिया जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये वाले मेन टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स को जो है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को डिफरेंट कंसेप्ट्स को जो है ना अपनी नॉलेज को कह लें या अपने कंसेप्ट को यूज करते हैं जो है ना वो, और भी जो है ना बहुत से एक्सिस के अबाउट जो है ना मूवमेंट इनर्शिया हम वैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन उन बहुत से एक्सिस के अबाउट वैल्यूएट करने से पहले हम लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, तभी मैं आपको बता सकूंगा। जैसे भी आपको बता रहा हूँ कि ये जो एक्सिस हम लोगों ने पढ़े इनके अलावा और भी बहुत सी एक्सिस के बाद हम जो है मूवमेंट इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ये जरूरी बस यही नहीं कि जो बस मैंने आपको बता दिया एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस सिर्फ इन्हीं के बॉर्ड से डाटा लगा सकते हैं कि सिर्फ हम इन्हीं के बॉर्ड कर सकते हैं, किसी और के बॉर्ड नहीं कर सकते। एक्सिस जो है वो इनफिनिट मैनी जो है ना इन जनरल किसी भी रिजिड बॉडी के केस में आप कर सकते हो, ले सकते हो। और जो भी कोई एक्सिस लोगे उस एक्सिस के बॉर्ड अमूमन इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ये आपकी नॉलेज पे या आपकी कैलकुलेशन पे या आपके कंसेप्ट पे डिपेंड करता है कि आपने प्रीवियस जो रिजल्ट पढ़े हुए हैं उनमें से कौन कौन से रिजल्ट को यूज करके आपने जो नई एक्सिस के बॉर्ड अमूमन इनर्शिया जो है इवैल्यूएट करना है। तो वो बाद की बात है। सबसे पहले हम ये रिजल्ट जो है पहले इनको पढ़ लें, एक बार इनको अच्छे से समझ लें कि ये जो है पहले ये क्या है। उसके बाद फिर इनकी एप्लीकेशन की तरफ आती हैं जिनमें हम जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लगा सकते हैं। वो भी एक तरह का थ्योरम है। फॉर एग्जांपल अगर देखो कि यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो एक्स एक्सिस के बॉर्ड जो मूवमेंट इनर्शिया फाइंड किया है रॉड का, वाई एक्सिस के बॉर्ड फाइंड किया है, और जी एक्सिस के बॉर्ड अगर नहीं किया तो जब आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ लेंगे अपने टॉपिक्स में या लेक्चर्स में, तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस एक कोड ड्रा करेंगे यहाँ पे जो कि जी एक्सिस होगा जो कि इसी पॉइंट में से पास कर रहा होगा, तो इस जी एक्सिस के बॉर्ड मूवमेंट इनर्शिया आपको कैलकुलेशन करके फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट क्या करोगे, जो मूवमेंट ये इनर्शिया अबाउट एक्स इन दोनों एक्सिस को है सम कर उसको वाई, लेंगे। तो ये है कि कुछ कुछ कैलकुलेशन हम लोगों ने वैसे जो है ना फाइंड एक्सिस के बॉर्ड हम लोगों ने वैसे मूवमेंट इनर्शिया फाइंड किए हुए हैं कैलकुलेशन करके डिटेल के साथ, या कहने के स्पेशल एक्सिस के अबाउट जो कि कोई सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है कोई एज में से पास कर रहा है। उसके बाद क्योंकि हम इन्फिनिट मैनी एक्सिस है, हम हर एक्सिस के बाद अलग अलग तो फाइंड आउट नहीं कर सकते मूवमेंट इनर्शिया, तो उस केस में हमने ना कुछ जनरल थ्योरम वगैरह जो है ना वो प्रूव किए हुए हैं, जिनमें से आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, जिनमें आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, जिनमें एक थ्योरम है कि किसी लाइन के डायरेक्शन को साइन पता हो तो उस लाइन का मूवमेंट इनर्शिया उस लाइन के अबाउट जो है ना आप मूवमेंट इनर्शिया जो है फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको जो है ना मूवमेंट इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस एंड प्रोडक्ट इनर्शिया जो है वो फाइंड वो पता हो तो ये कुछ थ्योरम आगे और पढ़ते हैं जो आपकी काम मुश्किल को कह लें या आपकी कैलकुलेशन को कह लें जो है ना वो आसान कर देते हैं कि अब बारी बारी हर एक्सिस के बॉर्ड फाइंड करने की बजाय जो कि एक्सिस बहुत सारे हैं, अब आप जो है ये थ्योरम लगाओ। इन थ्योरम को लगाते हो इन जनरल अगर आपने किसी भी लाइन के बॉर्ड मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करना है जिसके जो भी डायरेक्शन को सहना है या जो एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी है या वाई एक्सिस के पैरेलल कहीं भी है या जी एक्सिस के पैरेलल कहीं भी है या किसी और इंक्लाइन लाइन के पैरेलल कहीं भी है, तो आप थ्योरम लगा के जो है ना वो जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बॉर्ड भी जो है मूवमेंट इनर्शिया जो फाइंड कर सकते हो। तो थ्योरम से क्या होगा, आपके जितने इन्फिनिट मैनी एक्सिस और भी हैं वो सारे के सारे जो है ना वो क्या कह लें कि आपके कंसेप्ट को यूज करते हुए जो है ना सारे के सारे कवर हो जाएंगे। वो उन सभी एक्सिस के बॉर्ड जो है ना अगर आप कैलकुलेशन करना चाहो तो आप मूवमेंट इनर्शिया जो है उन सारे एक्सिस के बॉर्ड भी इवैल्यूएट कर सकते हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ वो इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले आपको ये बेसिक जो मूवमेंट इनर्शिया जो है मूवमेंट इनर्शिया अबाउट एज में से पास कर रहा हो तो क्या होगा, सेंटर में से पास कर रहा हो तो क्या होगा, ये पहले आपको फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। इसलिए हम जो है ना जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें मोस्टली जो है वो ये स्पेशल एक्सिस के बॉडी जो है ना मूवमेंट इनर्शिया फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसलिए मैंने को जी नाम सर। यूज कर रहा हूँ स्पेशल एक्सिस के अबाउट, क्योंकि स्पेशल मैंने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको यूज करके और थ्योरम की स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं हम जो है ना वो और भी बहुत सारे एक्सिस के अबाउट जो है ना मूवमेंट इनर्शिया जो फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इनको स्पेशल एक्सिस कह रहा हूँ क्योंकि इनकी वजह से हमारा जो है ना वो बहुत से एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करने वाला काम जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो स्पेशल एक्सिस कहने से जरा वो समझ में यस भी सर। आ जाता है कि किन एक्सिस की बात हो रही है। तो इसलिए मैं जो है ना फिलहाल जो है ना स्पेशल एक्सिस के बोर्ड जो है ना वो अपने लेक्चर्स में और आपको जो आपका कोर्स है उसमें भी जो है ना स्पेशल एक्सिस के बोर्ड ही है फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है मूवमेंट इनर्शिया। उसके बाद नेक्स्ट जब आप थ्योरम पढ़ते हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तब इन ये जो मैंने अभी आपको कुछ एप्लीकेशन बताई हैं डिफरेंट एक्सिस के बोर्ड मूवमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करने की, ये उन थ्योरम्स की एप्लीकेशंस हैं। और ये एप्लीकेशन भी आप लोगों को जो है वो लगानी आनी चाहिए डिफरेंट एग्जांपल्स को लेके। ये नहीं कि जैसे आप लोगों ने थ्योरम की स्टेटमेंट
पढ़ ली, याद कर लिया कि इसमें ये बात होती है, और जब कहीं अप्लाई करने की बात आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ भी देख लें जो राड की बात हो रही थी कि आपके पास एक एक्स एक्सिस है, एक एक एक्स एक्सिस है, उसका मूवमेंट इनर्शिया मैं आपको दे देता हूँ, एक वाई एक्सिस है, उसका भी मूवमेंट इनर्शिया मैं आपको दे देता हूँ, और मैं फिर आपको कहता हूँ कि जी एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट इनर्शिया फाउंड करें, और फिर आपको पता ही ना चले कि वो जी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया कैसे फाउंड करना है। तो फिर वो थ्योरम आपके माइंड में आना चाहिए कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो अगर इन दोनों एक्सिस के बॉर्डर में मूवमेंट इनर्शिया पता है, तो बाय थ्योरम हमें जी एक्सिस के बॉर्डर में मूवमेंट इनर्शिया जो है ना, वो जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करके जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इनकी एप्लीकेशंस भी आपको जो है ना ऐसी आनी चाहिए कि जैसे आपने उनकी थ्योरम की स्टेटमेंट ही नहीं आप लोगों ने याद कर लेनी। जितने भी हम लोगों ने रिजिड बॉडीज के क्वेश्चन किए हैं, चाहे वो रॉड हो और सर्कुलर लैमिना हो, स्फेरिकल लैमिना हो, सिलेंडर हो, क्यूब हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो सभी रिजिड बॉडीज में लग जाता है, ठीक है। और आपको याद हो मैंने क्लास में बताया था जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है वो सिर्फ जो है वो लैमिना के लिए ही अप्लाई होता है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो वो सिर्फ जो है वो लैमिना के लिए लगाओगे, टू डायमेंशनल फ्लैट शेप के लिए लगाओगे, ठीक है। तो थ्योरम यस जस्ट सर। लगाना भी नहीं होता, वो कब लगता है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो लगता है, वो भी आपको जो है पता होना चाहिए। ये आपके कंसेप्ट की बात होती है। वरना स्टेटमेंट तो हर कोई याद कर लेता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट उसकी फॉर्म क्या बनती है थ्योरम की स्टेटमेंट की, वो भी हर कोई याद कर लेता है, लेकिन उसको अप्लाई करना आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपको थ्योरम की स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और किस केस में जो हम जो है वो ये थ्योरम जो है वो लगा सकते हैं, चाहे वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो, चाहे वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो। तो ये तो सारी जी डिटेल सर। उस क्वेश्चन की थी जो तुमने लास्ट लेक्चर में जो है वो प्रीवियस लेक्चर में जो है वो एंड में पूछा था, टाइम कम होने की वजह से मैं जो है वो नहीं क्लियरली उसका आंसर बता सका था। जी सर, आज क्लियर हो गया है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जब भी हम ये लेक्चर में हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं मूवमेंट रशिया, हम स्पेशल एक्सिस के अबाउट ही कर रहे होते हैं, क्योंकि स्पेशल एक्सिस के अलावा और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव एक्सिस है। तो किन किन एक्सिस के अबाउट कर करके बारी बारी कैलकुलेशन करते रहोगे, तो उनके अबाउट करती ही नहीं है। उनके बाद अगर करने की जरूरत हो तो हम जो है वो डिफरेंट थ्योरम्स जो है वो अप्लाई करते हैं, अपने कंसेप्ट को जो है वो अप्लाई करते हैं, ताकि हम जो है वो उन डिफरेंट एक्सिस के अबाउट जो है वो मूवमेंट इनर्शिया फाइंड आउट कर सकें, अपने स्पेशल एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट इनर्शिया हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं उनको यूज करते हुए, ठीक है। अब अपने आज के यस लेक्चर की तरफ चलता हूँ। आज के लेक्चर हमारा कहाँ पे था, आई थिंक पेज नंबर 44 पे था। हाँ, तो टाइम कितना रह गया, 10 मिनट है तकरीबन अभी। तो लास्ट लेक्चर में हम जो है वो आपको याद हो थ्योरम पढ़े थे ये वाला, वो उसकी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे दो सिस्टम जो है आपस में इक्विवेलेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ, अगर ये तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। सबसे पहले हम प्रूव कर चुके थे कि अगर हम जो है वो इन तीनों कंडीशन को जो है वो सपोज कर लें, तो हमारा जो दो सिस्टम जो भी अंडर कंसिडरेशन होंगे वो क्या होंगे, इक्विमोमेंटल होंगे। इसका प्रूफ हमने सबसे पहले किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, कन्वर्सली कन्वर्स साइड को लेके चले। कन्वर्स साइड को लेके चलने का मतलब क्या था कि हम लोगों ने सबसे पहले सपोज किया कि दो सिस्टम हमारे पास जो भी हैं S1 और S2 वो क्या है, आपस में इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रूव करना था कि जो भी दो सिस्टम हमने कंसिडर किए हैं जो कि इक्विवेलेंट हैं, उनके मासेस भी आपस में इक्वल होने चाहिए, ये भी प्रूव करना था हम लोगों ने। उनका सेंट्राइड जो भी पॉइंट होगा वो भी जो आपस में क्या है, सेम होना चाहिए, एक ही पॉइंट होना चाहिए। और सेंट्राइड में जो प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शिया जो होंगी सेंट्राइड वाले पॉइंट के ऊपर, वो भी जो है ना आपस में सेम जो है वो होने चाहिए। तो इनमें से पहला पार्ट जो हम लोग कर चुके थे कि अगर दो सिस्टम आपस में इक्विवेलेंटल हों तो दो सिस्टम जो है उनके मासेस जो है वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसका प्रूफ जो हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, वो भी थोड़ा एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ जल्दी से। सपोज किया था हम लोगों ने कि दो सिस्टम के हैं आपस में इक्विवेलेंटल है, दो सिस्टम का नाम रख दिया S1 और S2। अब क्योंकि हम लोगों ने प्रूव करना है कि मासेस भी इक्वल है, सेंट्राइड भी इक्वल है, तो यहाँ पे स्टार्ट में सपोजिशन में उनके मासेस जो हैं वो भी हम जो है फिर इक्वल सपोज नहीं करेंगे, बल्कि सिस्टम S1 का मास जो है M1 कंसिडर कर लेंगे और सिस्टम S2 का मास जो है M2 कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये प्रूव करना है आपस में इक्वल है। अगर दोनों के मासेस हम लोगों ने M ही ले लिए तो M जो है वो सेम हो जाएगा, तो प्रूव करने की तो बात ही खत्म हो जाएगी। इसलिए एक का मास जो है M1 ले लेंगे सिस्टम का मास, और दूसरे सिस्टम का मास जो है M2 ले लेंगे। अगर तो दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, अगर इक्वल नहीं है तो फिर इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये सपोजिशन करने के बाद उसके अलावा एक ये भी हम लोगों ने प्रूव करना था कि दोनों सिस्टम के सेंट्राइड भी क्या है, वो भी सेम है। वो प्रूव करना था हम लोगों ने, सेम उनको सेम नहीं लेना था। इसलिए एक के सिस्टम के सेंट्राइड को हम लोगों ने G1 का नाम दे दिया, दूसरे के सेंट्राइड को हम लोगों ने G2 का नाम दे दिया। उसके बाद अब हमारा प्रूफ जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि हम लोगों ने प्रूफ कैसे करना है कि दोनों सिस्टम के मासेस जो है आपस में इक्वल हैं। तो वो प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया,
सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो एक लाइन जो है वो कंसिडर की। वो लाइन किस तरह कंसिडर की कि उस लाइन में ये खास बात थी कि वो लाइन जो है वो दोनों सिस्टम के जो सेंट्रॉइड्स हैं उनमें से पास कर रही है। उस लाइन को हमने क्या नाम दिया, उस लाइन को मैंने स्मॉल L1 का नाम दे दिया। ठीक है, लाइन कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं, तो हमने अपने सोल्यूशन के हिसाब से जो है ना वो ऐसी लाइन कंसिडर की है जिसको लेके हमारा जो है प्रूफ हो सके, क्योंकि प्रूफ जो है ना वो जनरल प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। ये नहीं कि आप जो मर्जी जो मतलब फॉलो करते नहीं, प्रूफ हो जाए। प्रूफ करने के लिए सम टाइम जो है कुछ स्पेशल ट्रिक्स या टेक्निक्स जो वगैरह लगानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे ये ट्रिक लगा रहे हैं कि एक लाइन कंसिडर की है जो कि दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है। लाइन कहीं भी हम कंसिडर कर सकते हैं रिजिड बॉडीज को लेके। यहाँ पे फिलहाल जो कंसिडर की है वो ऐसी कंसिडर की है जो दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कंसिडर लाइन स्मॉल l पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड G1 एंड G2 ऑफ द सिस्टम S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने कंसिडर किया दोनों सिस्टम के क्या है आपस में इक्विवेलेंटल है, मींस आप स्पेस में कोई भी लाइन लेंगे उस लाइन के अबाउट जो है वो दोनों सिस्टम का मूवमेंट रेशियो आपस में इक्वल आएगा। तो जो लाइन हम लोगों ने L1 ली है, इस L1 लाइन के अबाउट भी जो है ना वो दोनों सिस्टम का मूवमेंट रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो मैंने आपस में क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया। Since system S1 और S2 are equivalent, therefore system S1 और system S2 दोनों का जो है ना उस लाइन L1 के अबाउट, चलिए नीचे स्मॉल L1 लिखा हुआ है यहाँ पे छोटा सा, और ये क्या है सिस्टम S1 के लिए ब्रैकेट 1 लिखा है, S2 के लिखा हुआ है। तो दोनों सिस्टम का लाइन L1 के बॉर्ड जब मूवमेंट रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, तो उसको आई के नाम दे दिया यहाँ पे। उसके बाद एक और लाइन कंसिडर की। वो लाइन कैसे कंसिडर की, वो यहाँ पे आपको जो है फिगर पे नजर आ रहा होगा। एक लाइन और कंसिडर की थी जिसको हमने वो स्मॉल L2 का नाम दिया है, और वो इस तरह कंसिडर की है कि वो लाइन जो है वो जो पहले वाली लाइन थी उसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, उसको स्मॉल L2 का नाम दे दिया उस लाइन को। पैरेलल है, पैरेलल है दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी कोई ना कोई होगा, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जो है D1 का नाम दे दिया है। ठीक है, अब याद रखो L1 जो है सेंट्रॉइड में से पास कर रही है और L2 जो है उसके पैरेलल है। ठीक है, लेट L2 बी द लाइन पैरेलल टू L1 एट ए डिस्टेंस D1, देन सिस्टम S1 का मूवमेंट रेशियो जो है वो L2 जो लाइन है जो कि बाद में हम लोगों ने पैरेलल कंसीडर की थी वो क्या होगा, वो ये वाला होगा। ये क्या है, सिस्टम S1 का मूवमेंट रेशियो अबाउट द लाइन स्मॉल L2, वो किसकी इक्वल होगा। अब पैरेलल सिस्टम याद करो, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था कैसे अप्लाई करते हैं कि इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन होनी चाहिए। L2 है तो L2 के पैरेलल एक और लाइन होनी चाहिए जो कि सेंट्रॉइड में से पास कर रही हो। तो ये L2 है और L2 के पैरेलल कौन सी लाइन है जो सिस्टम S1 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है, वो L1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, सिस्टम S1 का मूवमेंट रेशियो अबाउट द लाइन स्मॉल L1, वो क्या है, वो ये वाला है, और वो किसके इक्वल है, वो I के इक्वल है। इसलिए यहाँ पे जो है ना वो ये लिखने की बजाय डायरेक्ट जो है वो ये I लिख दिया है। तो सिस्टम S1 का मूवमेंट रेशियो अबाउट द लाइन L2 वो किसके इक्वल हो गया, कैपिटल I प्लस सिस्टम S1 का मास प्लस उनके सिस्टम S1 का मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, उसके बाद इसी तरह सिस्टम S2 का मूवमेंट रेशियो जो है अबाउट द लाइन स्मॉल L2 क्या होगा, इसी लाइन के अबाउट जो है वो क्या होगा, ये होगा सिस्टम S2 का मूवमेंट रेशियो अबाउट द लाइन स्मॉल L2, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल टू होगा इसी सिस्टम S2 का मूवमेंट रेशियो उस लाइन के अबाउट जो इस L2 के पैरेलल है और सेंट्रॉइड में से पास कर रही है। तो यहाँ पे देखो L1 जो है वो क्या है, वो सिस्टम S2 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है और इस L2 के पैरेलल भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, सिस्टम S2 का मूवमेंट रेशियो अबाउट द लाइन स्मॉल L2 जो कि क्या है, सॉरी यहाँ पे आएगा सिस्टम S2 का मूवमेंट रेशियो अबाउट द लाइन स्मॉल L1 जो कि सेंट्रॉइड में से पास करी थी, और उसको किसके इक्वल लिखा हम लोगों ने, उसको I के इक्वल लिखा है। तो यहाँ पे ये जो I वाली वैल्यू जो है ये वाली हम जो है यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद प्लस रिजिड बॉडी जो भी सिस्टम कंसीडर किया हुआ है उसका मास जो कि M2 है इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि D1 का स्क्वायर है। तो पैरेलल सिस्टम लगाते हैं हम, जो क्या करेंगे, सिस्टम S1 का भी मूवमेंट रेशियो लिखेंगे अबाउट द सेम लाइन L2 और सिस्टम S2 का भी मूवमेंट रेशियो लिखेंगे अबाउट द सेम लाइन L2, क्योंकि दोनों सिस्टम का मूवमेंट रेशियो एक ही लाइन के अबाउट लिखा हुआ है और हमने सपोज किया कि दोनों सिस्टम के हैं आपस में इक्विवेलेंटल हैं, इसलिए इस लाइन L2 एक ही लाइन के अबाउट दोनों सिस्टम का मूवमेंट रेशियो क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल होगा एज अवर सपोजिशन। ये हमारी सपोजिशन है कि जिस मर्जी लाइन के अबाउट मूवमेंट रेशियो लिखो अपने दोनों सिस्टम का वो क्या होगा, आपस में हमेशा इक्वल ही होगा। इसलिए सिस्टम S1 और S2 का लाइन L2 के अबाउट जो मूवमेंट रेशियो निकाले थे हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन 6 में और इक्वेशन 7 में, उसको क्या करेंगे, आपस में इक्वल रख देंगे। तो ये उनकी लेफ्ट साइड आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, उनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब कैंसिलेशन करेंगे। आई जो है
इसी सेम आई ही सेम ही है दोनों, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी वन, यहाँ भी सेम आ रहा है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसका बच क्या जाएगा सिर्फ m1 इज इक्वल टू m2। और m1 क्या है, सिस्टम S1 का मास है, और m2 क्या है, सिस्टम S2 का मास है। और अब ये हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ इसी सपोजिशन को यूज किया है, इसी सपोजिशन को, और इस सपोजिशन को यूज करते हुए हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि अगर ऐसी बात हो कि दोनों सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट हो, तो ये फिर कंफर्म बात है कि उनके मासेस भी क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। ये जनरल प्रूव कर रहा हूँ, याद रखें, ये जनरल प्रूव कर रहा हूँ कि जी जब भी कोई दो सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट होंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने जनरली प्रूव कर लिया है कि उनके मासेस भी जो है वो फिर क्या होंगे, हमेशा आपस में इक्वल होंगे। और ये थ्योरम हम क्योंकि इफ एंड ओनली की कंडीशन के साथ प्रूव कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा केस मिलता है जिसमें दो सिस्टम के मासेस आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर वो सिस्टम कभी भी क्या होंगे, इक्विवेलेंट नहीं होंगे। आपको इफ एंड ओनली का कुछ पता होगा, उसका मतलब क्या होता है, फिर यहाँ पे बता दो। अगर इफ एंड ओनली का मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट हैं, तो फिर ये तीनों कंडीशन जो है वो हमेशा सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, ठीक है सर। मासेस भी सेम होंगे, सेंट्रॉइड भी सेम होगा, और उनके सेंट्रॉइड भी प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम होंगे अगर दोनों सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो अगर उनके मासेस सेम ना हुए, तो फिर वो इक्विवेलेंट भी नहीं होंगे। ठीक है, तो दूसरी साइड क्या है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो ही जो है ना आपके सिस्टम जो है आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तीनों का मतलब क्या है कि मासेस भी सेम हो, सेंट्रॉइड भी सेम हो, प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम हो। अगर तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई, तो फिर क्या होगा, कहने का मतलब ये होगा कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तीनों इकट्ठी तक कब सेटिस्फाई होंगी, जब तीनों की तीनों ही सेटिस्फाई होंगे। अगर उनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो अब ये नहीं कह सकेंगे कि तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं। ये थ्योरम क्या कह रहा है कि तीनों सेटिस्फाई होंगी, तभी जो है ना ये ऊपर वाला केस, इक्विवेलेंट वाला केस आएगा। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई, फॉर एग्जांपल अगर उनके सेंट्रॉइड भी अगर सेम ना हुए, तब आप कहेंगे क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तीनों की तीनों इकट्ठी सेटिस्फाई नहीं हो रही, या सिंपली कह दे कि ये सेकंड कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए बाय दिस थ्योरम हमारा जो भी सिस्टम हमने कंसिडर किए हुए हैं वो कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको जो है ना काफी जो है इन्फॉर्मेशन बता रहा है यहाँ पे डिफरेंट रिजिड बॉडीज को, इक्विवेलेंट की रिजिड बॉडीज को एज एग्जांपल जो है ना वो ढूंढने में। और मैंने आपको याद हो, जब हम लोगों ने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, ये प्रिंसिपल एक्सिस का या इक्विवेलेंट सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको मैंने एक एग्जांपल भी करवाई थी, जिसमें जो है ना दो रिजिड बॉडीज क्या क्या थी आपस में इक्विवेलेंट थी, वो कौन सी थी ये वाली थी एग्जांपल। तो क्योंकि थ्योरम कह रहा है कि दो सिस्टम आपस में तभी इक्विवेलेंट हो सकते हैं जब उनके जो है ना वो मासेस भी सेम होंगे, सेम मास ये लिखा हुआ है, और उनके सेंट्रॉइड भी जो है ना वो सेम होंगे, सेंट्रॉइड भी मैंने यहाँ दोनों का सेम लिखा हुआ था। तभी आपको जो है ना कोई इक्विवेलेंट की एग्जांपल का कोई ना कोई चांस मिल सकता है कि आपको एग्जांपल मिल जाए ऐसी कि जिसमें दो रिजिड बॉडीज आपस में इक्वल हैं। इसलिए ये जब मैंने एग्जांपल करवाई थी, तो स्टार्ट में ही जो है ना वो दो रिजिड बॉडीज कंसिडर की थी। एक तो थी सर्कुलर प्लेट, और एक तो थी आपके पास लूप या रिंग। तो स्टार्ट में ही दोनों सर्कुलर प्लेट और लूप के मासेस जो है ना वो क्या किए थे, सेम कंसिडर कर लिए थे। क्योंकि स्टार्ट में अगर हम उनके मासेस सेम कंसिडर नहीं करेंगे, सेंट्रॉइड सेम कंसिडर नहीं करेंगे, तो जो थ्योरम आपको कह रहा है कि उस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको कभी भी जो है ना ये दोनों जो बॉडीज जो है ना आपस में इक्विवेलेंट जो है नहीं बनेंगी, चाहे आप और जितनी मर्जी चेंजिंग कर लें। ठीक है, इसलिए मैंने फिर क्या किया, मास और सेंट्रॉइड को जो है वो सेम लिया यहाँ पे। उसके अलावा जो चेंजिंग मैं क्या कर सकता था, यहाँ थ्योरम में क्या रेडियस में चेंजिंग की थी। यहाँ पे सर्कुलर प्लेट का जो रेडियस था वो क्या कर लिया था, वो ए कंसिडर किया था, और जो सर्कुलर लूप है या रिंग है उसका रेडियस जो हम लोगों ने ए वो 2 जो है वो कंसिडर किया था। तो रेडियस में चेंजिंग कर ली थी हम लोगों ने अपनी आसानी के लिहाज से। ठीक है, लेकिन मास और सेंट्रॉइड जो वो सेम ही लिया था, क्योंकि थ्योरम कह रहा है कि अगर आप मास या सेंट्रॉइड जो वो सेम नहीं लेंगे, तो आपको दो इक्विवेलेंट रिजिड बॉडीज जो है कभी भी नहीं मिलेंगी। तो पहले मास और सेंट्रॉइड जो वो सेम ले लें, और उसके बाद उनके सेंट्रॉइड में जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो भी सेम ले लें। उसके बाद जो है ना कुछ चेंजिंग वगैरह करें, उनकी लेंथ में चेंजिंग करें रिजिड बॉडी की, या विड्थ में चेंजिंग करें, या हाइट में चेंजिंग करें, या क्या करें उसके लिए डिजाइन वगैरह में चेंजिंग करके आप जो है ना फिर आपको कुछ चांस मिल जाएगा कि ऐसा हो जाएगा कि आपको जो है दो इक्विवेलेंट सिस्टम की जो है ना वो एग्जांपल जो है ना वो मिल जाएगी, कि दो रिजिड बॉडीज ऐसी मिल जाएंगी जो कि क्या है आपस में इक्विवेलेंट हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं रेडियस जो है ए और स्क्वायर 2 ले लूँ, ना लूँ बल्कि ए ही ले लूँ, तो फिर दोनों सिस्टम का जो है ना मूवमेंट रेशियो जो आपस में इक्वल नहीं आएगा, चाहे उनके मासेस भी सेम हो और सेंट्रॉइड भी सेम हो। तो फिर हम क्या कहते हैं, पहली बात तो ये है कि मासेस और सेंट्रॉइड सेम ले लो, उसके बाद ही कुछ चेंजिंग करने के बाद आपको इक्विवेलेंट सिस्टम की दो एग्जांपल, दो रिजिड बॉडीज मिलेंगी। वो आप लोगों ने फिर खुद कैलकुलेशन में चेंजिंग करके जो है फाइंड करनी होती है। ये जैसे मैंने रेडियस जो है एक a/2 ले लिया और एक a ले लिया था।
अब टाइम खत्म हो गया, फिर बाकी जो प्रूफ है जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जी सर, ठीक। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।